हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल कुमार सुनील एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम मिडाइवल हिस्ट्री का शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, अगला क्लास इससे पहले एक पिछला क्लास हम ले चुके हैं फ्रेंड्स। तो उसमें हम सोलंकी वंश पढ़े थे। तो सोलंकी वंश में कौन था? भीम द्वितीय था इस वंश का अंतिम शासक। उससे आगे पढ़ेंगे भीम द्वितीय के बाद। तो चले फ्रेंड्स, आगे क्लास शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? बड़ौदा के निकट का निर्माण सोलंकी शासक काल में, किस काल में? सोलंकी के शासन काल में ही हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ेंगे परमार वंश। कौन सा वंश? परमार वंश। इसमें क्या है? मालवा के परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्णराज ने की थी। धारा परमार वंश की राजधानी थी। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? ये धारा में थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। राजा भोज इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अपनी राजधानी उज्जैन से बदलकर धारा लाई थी। कहाँ लाई थी फ्रेंड्स? उज्जैन से बदलकर अपनी राजधानी धारा लाई थी। ठीक है, अब देखेंगे राजा भोज कौन? राजा भोज कविराज की उपाधि, कौन सी कविराज की उपाधि उसने किसे? भीज चंपू, श्रृंगार प्रकाश और शब्दानुशासन आदि पुस्तकों की रचना की थी। किसकी रचना की थी? भीज चंपू। किसकी? भीज चंपू। भोज चंपू, श्रृंगार प्रकाश और शब्दानुशासन आदि की पुस्तकों की रचना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना की थी। उसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे चंदेल वंश। कौन सा? चंदेल वंश। ये वंश नन्नुक के खजुराहो के समीप बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना की। वाक्पति का पुत्र जय शक्ति एक प्रसिद्ध शासक था और चंदेल राज्य उस राज्य के नाम से क्या हुआ था? उस राज्य के नाम से जेजाभुक्ति के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जेजाभुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चंदेल अपनी कला के लिए विश्व विख्यात है। चंदेल कला का केंद्र कालिंजर उत्तर प्रदेश में है और खजुराहो छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, कालिंजर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में और खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे चंदेल ने खजुराहो में करीब 30 मंदिरों का निर्माण करवाया। ये मंदिर जैन ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक भी बौद्ध मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ एक भी बौद्ध मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे आगे। राजा धंग द्वारा निर्मित विश्वनाथ मंदिर खजुराहो का सबसे अलंकृत मंदिर है। धंग ने जिननाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर है। अब देखेंगे कलचुरी चेदी वंश। चेदी के कलचुरी ढाल मंडल के राजा ने अपनी राजधानी मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट त्रिपुरी में बनवाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ कोकल प्रथम इस वंश का पहला राजा था। इस वंश का पहला राजा कोकल प्रथम था। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे एक अन्य शासक युवराज के दरबार में राजशेखर ने कुछ समय तक निवास किया। कर्णदेव इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है फ्रेंड्स, उसने कालिंजर पर विजय प्राप्त की और त्रिलिंगाधिपति उपाधि धारण की। उसे बनारस में कर्णमेघ नामक शैव मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, विजय सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। किसका आक्रमण? भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है फ्रेंड्स, अब अरब खलीफा अल वाजिद के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पर हमला किया। किस पे? सिंध पर
हमला किया। ठीक है फ्रेंड्स, यह हमला सर्वप्रथम देवल कराची पर हुआ, जिसमें देवल का पतन हुआ। उसके बाद कासिम ने चाच के बेटे दाहिर पर हमला कर मुल्तान तक इलाके पर जय प्राप्त की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे दाहिर रबौर के युद्ध में मारा गया। किस युद्ध में? रबौर के युद्ध में दाहिर मारा गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे आगे सिंध पर कासिम के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम का प्रचार, भारत की आर्थिक संपन्नता एवं साम्राज्य विस्तार की लालसा थी। ठीक है, अब देखेंगे भारत पर तुर्की का आक्रमण। ठीक है, भारत में अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को है, लेकिन भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय संसबनी वंश के मोहम्मद गोरी को है। किस वंश के? संसबनी वंश के मोहम्मद गोरी को है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे मोहम्मद गजनी, इसका शासनकाल 998 से 1030 ईस्वी तक था। ठीक है फ्रेंड्स, यमनी वंश जिसने गजनी वंश के नाम से जाना जाता है, यमनी वंश को इस वंश के गजनी वंश के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जाना जाता है। ईरान शासकों की एक शाखा थी। ईरान शासकों की एक शाखा थी। अल्तबगिन इस वंश का एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। अल्तबगिन ने इस वंश को एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में इसके दामाद सुबुक्तगिन ने गद्दी संभालकर सुबुक्तगिन ने समय से गजनी और हिंदुशाही राज्य का क्या हुआ फ्रेंड्स? हिंदुशाही राज्य का लंबा संघर्ष आरंभ हुआ, जो सुल्तान मोहम्मद के समय तक चलता रहा और जिसका अंतिम परिणाम हिंदुशाही राज्य का नष्ट होना था। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे फ्रेंड्स आगे सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी मोहम्मद 27 वर्ष की अवस्था में गजनी के तख्त पर बैठा और 1030 ईस्वी तक शासन करता रहा। उसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार भारत पर? ठीक है फ्रेंड्स, अब मोहम्मद के आक्रमण के कारण वह भारत में इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था। उसका प्रमुख उद्देश्य भारत की संपत्ति लूटना था। उसका राजनीतिक उद्देश्य पड़ोस के हिंदू राज्य को नष्ट करना था। ठीक है फ्रेंड्स, यश की लालसा भी महमूद के आक्रमणों के कारण थी। महमूद का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी था। उसका दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी हिंदुशाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। पेशावर के युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और उसने आत्मदाह कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, आत्मदाह कर लिया। ठीक है, ये जयपाल का शासन काबुल पंजाब था और बैहंद उसकी राजधानी थी। कहाँ थी? बैहंद उसकी राजधानी थी। ठीक है फ्रेंड्स, 1009 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने जयपाल के पुत्र आनंद पाल को पराजित किया और 1014 ईस्वी में उसने थानेश्वर को लूटा। मोहम्मद 1018 ईस्वी में कनौज पर आक्रमण के लिए आया। आगे चलकर उसने मथुरा एवं वृंदावन पर आक्रमण किया और अपार संपत्ति लूटी। ठीक है, 1025 ईस्वी में सोमनाथ यानी गुजरात पर आक्रमण कर भव्य शिव मंदिर को लूटा और मंदिर को पूरा नष्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस समय यहाँ का शासक भीम प्रथम था। जब सोमनाथ मंदिर लूटा तो उस समय यहाँ का शासक भीम प्रथम था। ठीक है फ्रेंड्स, महमूद का अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। उसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। ठीक फ्रेंड्स, महमूद के संरक्षण में अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तरी फर्रुखी आदि विद्वान थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखें अलबरूनी एक रचनाकार किताब-उल-हिंद तारीख़-ए-हिंद है, अरबी भाषा में है। ठीक है, किताब-उल-हिंद की रचना अरबी भाषा में है। अलबरूनी ने 2 संस्कृत पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया, एक सांख्य कपिल मुनि का एवं महाभाष्य पतंजलि का। ठीक है फ्रेंड्स, हम देखेंगे शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन
मोहम्मद गोरी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन? मोहम्मद गोरी। ठीक है फ्रेंड्स, गोरी वंश का उदय 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। यह तुर्कों का सनसनी वंश था जो पूर्वी ईरान से आकर गोर प्रदेश में बस गया था। मोहम्मद गोरी ने 12वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किए और यहाँ पर अपने राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। यह आक्रमण गोमल दर्रे से होकर था। इसके बाद उसने उच को भी जीता। किसको? उसके बाद उसने उच को भी जीता। ठीक है फ्रेंड्स, उच को भी जीता। 1178 ईस्वी में गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन मूलराज द्वितीय ने आबू पहाड़ के पास गोरी को हरा दिया। यह भारत में गोरी की पहली पराजय थी। ठीक है फ्रेंड्स, 1179 ईस्वी में गोरी पेशावर को जीता और 1185 ईस्वी में सियालकोट को जीता और 1186 ईस्वी में उसने संपूर्ण पंजाब को जीतकर गजनी राजवंश की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध। यह युद्ध 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी को पराजित किया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा और पृथ्वीराज तृतीय को कैद कर लिया गया और इलाहाबाद में मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला वाला में गोरी पराजित होता है, पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। दूसरा युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय रहा और पृथ्वीराज तृतीय को मृत्युदंड मिला। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। फ्रेंड्स ये देखेंगे जिसमें गोरी को कनौज के शासक जयचंद को पराजित कर उसे मार डाला। गोरी ने कनौज के शासक जयचंद को पराजित कर उसे मार डाला। ठीक है फ्रेंड्स, अब 1193 ईस्वी में गोरी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ और दिल्ली को जीता और 1193 ईस्वी से दिल्ली भारत में गोरी राज्य की राजधानी बन गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रेंड्स, ऐबक ने 1194 ईस्वी में अजमेर को जीता और वहां पर हिंदू जैन मंदिरों को नष्ट करके उसके अवशेषों से दिल्ली में कुबादत उल इस्लाम मस्जिद बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में 1196 ईस्वी में अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कर 2.5 दिन झुका नामक मस्जिद बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, 1205 ईस्वी में गोरी ने अंतिम मुकाबला खोखरों से हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, मोहम्मद गोरी जब वापस गजनी आ रहा था तो दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, 1200 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने भारत की गुलाम वंश की नींव रखी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रेंड्स मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो देखेंगे ताज उल मासीर पुस्तक के लेखक हसन निजामी, तहकीक हिंद के अलबरूनी, तबकात ए नासिरी के मिनहाज सिराज। ठीक है फ्रेंड्स, नूपुर, किरान उल सादेन, खजान उल फतूह, मिफ्ताह उल फतूह और तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो था। कौन था? अमीर खुसरो था। ठीक है फ्रेंड्स, और तारीख ए फिरोज शाही इसका जियाउद्दीन बरनी, फतवा ए जहांगीर इसका भी जियाउद्दीन बरनी। ठीक है फ्रेंड्स, फतूहत ए फिरोज शाही के फिरोज शाह तुगलक था और फतूहत उल सुल्तानी के इसामी था। ठीक है फ्रेंड्स, और मलफूजात ए तिमूरी इसकी आत्मकथा किसकी है? अमीर तैमूर लंग का एक आत्मकथा है। ठीक है फ्रेंड्स, तारीख ए मुबारक शाही यहया बिन अहमद, ककियात ए मुस्ताकी शेख रिजकुल्ला और तारीख ए मुस्ताकी भी शेख रिजकुल्ला है। ठीक है फ्रेंड्स, फवाद उद फुआद अमीर हसन सिज्जी। ठीक है फ्रेंड्स, अमीर हसन सिज्जी। देखेंगे फ्रेंड्स विदेशी यात्रियों का विवरण इसमें था। इब्न बतूता 1333 ईस्वी, यह एक मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत
में रहा और इसकी रचना रहला थी। कौन सी रहला? रहला थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे अबुक रजाक ईरानी राजदूत था। यह अबुक रजाक ईरानी राजदूत था। यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मार्को पोलो देखेंगे। कौन? मार्को पोलो। ये कहाँ का था? मार्को पोलो इटली का 13वीं शताब्दी में भारत आया था। निकोलो कांटी ये इटली का पर्यटक था। इसने 1420 ईस्वी में दक्कन की यात्रा की। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे इसमें डोमिमोज पायस ये पुर्तगाली यात्री था। यह विजयनगर शासक के शासनकाल में कृष्णदेवराय के समय आया था। ठीक है फ्रेंड्स, और बारबोसा पुर्तगाली यात्री था। इसने विजयनगर के शासन व्यवस्था का विवरण दिया। नुनीज पुर्तगाली घोड़े का व्यापारी था जो विजयनगर दरबार में रहा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी स्मारक ऐबक का मकबरा लाहौर में है और शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देखेंगे दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मामलुक सुल्तान 1206 से 1290। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश या मामलुक वंश की स्थापना कुतुब ऐबक ने की थी। गुलाम वंश को ही मामलुक वंश कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी स्थापना कुतुब ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐबक का वास्तविक अभिषेक जून 1206 ईस्वी में हुआ। लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, 1208 ईस्वी में गोरी के भतीजे गियासुद्दीन मोहम्मद ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर उसे सुल्तान उपाधि प्रदान की। ऐबक ने न तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। ठीक है फ्रेंड्स, वो लाखों में दान दिया करता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, ऐबक के दरबार में हसन निजामी एक फक्र ए मुदीबी रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसने दिल्ली में कुवात उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद भी बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, 1210 में चौगान यानी पोल खेलते हुए लाहौर में घोड़े से गिरने पर ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुब ऐबक की मृत्यु के बाद उसके सरदारों ने उसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे इल्तुतमिश एक 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा था। ऐबक ने इल्तुतमिश को अनहिलवाड़ युद्ध के दौरान खरीदा था। वह ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ठीक है फ्रेंड्स, वह गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश शमसी वंश का था एवं इलवारी तुर्क था। शमसी वंश का था और इलवारी तुर्क था। ठीक है फ्रेंड्स, वस्तुतः इल्तुतमिश दिल्ली का वैधानिक सुल्तान था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की। ठीक है फ्रेंड्स, उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यलजोद और नासिरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया। ठीक है फ्रेंड्स, उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और अपने नाम से सिक्के चलवाए। ठीक है फ्रेंड्स, उसने 40 गुलाम सरदारों को गुट अर्थात तुर्कान ए चिहलगानी के संगठन की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, इल्तुतमिश की दूरदर्शिता के कारण तुर्क राज्य मंगोल आक्रमण से बचा रहा। उसने इक़्तिदारी व्यवस्था लागू की और 1226 ईस्वी में बंगाल को जीतकर दिल्ली सल्तनत वर्ग का इक्ता सूबा बनाया था। क्या बनाया था? इक्ता यानी सूबा बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे इसमें इल्तुतमिश 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर विजय प्राप्त की और परमार की राजधानी मंदसौर पर अधिकार किया। ठीक है फ्रेंड्स, उसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। चांदी का टाका और तांबे का जीतल उसने आरंभ किया। ठीक है फ्रेंड्स, इल्तुतमिश की सेना हसम एक कल्ब ए सुल्तानी कहलाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य
को पूरा करवाया। उसने मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, उसने दिल्ली के स्वयं मकबरा भी बनवाया। उसने बदायूं में हौज खास यानी शमसी ईदगाह का निर्माण भी करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, मिन्हाज सिराज इल्तुतमिश का दरबारी लेखक था। 1236 ईस्वी में बामियान के विरुद्ध अभियान पर इल्तुतमिश बीमार हो गया, जिसके कारण उसे दिल्ली वापस आना पड़ा, जहां उसने अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और दिल्ली में उसी के दौरान निर्मित मकबरा में उसे दफनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तुर्क सरदारों ने सुल्तान से शासन अधिकार छीनकर नायब ए मामलिकात को सौंप दिए। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक एतगिन को दिया गया। 1241 ईस्वी में जब मंगोल ने पंजाब पर आक्रमण किया, तब तुर्की सरदारों ने बगावत कर बहराम शाह को बंदी बना लिया और 1242 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखेंगे रजिया सुल्तान की शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक, यानी इसने 4 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपनी मां शाह तुर्कान के सहयोग से गद्दी पर बैठा और शाह तुर्कान के अत्याचारों से परेशान होकर जैन समूह ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पॉज कर दोबारा देख लीजिए ताकि अच्छे से याद हो जाए। फ्रेंड्स, ये हमारा मेडाइवल हिस्ट्री का कौन सा क्लास था? ये सेकेंड क्या था क्लास था फ्रेंड्स, सेकेंड क्लास। तो फ्रेंड, इससे पहले मेडाइवल हिस्ट्री का पहला क्लास डाल दिए हैं इस चैनल पे, तो फ्रेंड आप लोग उसको जाकर दोबारा से देख लीजिएगा ताकि अच्छे ढंग से याद हो जाए फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।